एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी में ना सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होगा बेसिक में क्या आता है। बेसिक में ये होगा कि हमें पता है कि ना जो आपके बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन में प्रोड्यूस होते हैं, जो आपके अल्फा हैं वो आपके ग्लूकागॉन में प्रोड्यूस होते हैं, और जो आपके डेल्टा सेल्स हैं वो आपके हमेशा सोमैटोस्टेन में बनते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बीटा कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, अल्फ़ा कहाँ से, डेल्टा कहाँ से। हमारे पास डायबिटीज़ जो है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है आपके पास टाइप 1, एक होती है आपके पास टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में ना हमेशा जो होगी ना डिस्ट्रक्शन होगी बीटा सेल्स की, ठीक है। मतलब कि टाइप 1 के अंदर ना बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में रेजिस्टेंस होती है, टिश्यू रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ, डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में आपके ना बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, मतलब कि बीटा सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। टाइप 2 में ये होगा कि टिश्यू रेजिस्टेंस होगी। टिश्यू रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, टिश्यू रेजिस्टेंस का ये मतलब कि आपके ना जो बीटा सेल्स होंगे, ठीक है, अगर आपने उसमें ना इंसुलिन इंजेक्ट की है, ठीक है, तो वो मुज़ाहमत पैदा नहीं करेंगे। मतलब कि कभी बीटा सेल्स बनेंगे, कभी बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। तो ये आपने टिश्यू रेजिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मुज़ाहमत पैदा हो जाएगी कि भाई कभी बनेंगे कभी नहीं बनेंगे। सम टाइम ये फेल ही हो जाते हैं बीटा सेल्स, तो कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे फिर बीटा सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपके ना टाइप 2 होगी, इसको हम टाइप 2 कहते हैं। और हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपकी टाइप 1 है ना, टाइप 1 वो हमेशा यंग में होती है, टाइप 1 डायबिटीज़। जो टाइप 2 है आपकी वो हमेशा ओल्ड में होगी, ठीक है। टाइप 1 हमेशा आपकी जो 30 से लेस होगी जिसकी एज, उसमें होगी। टाइप 2 मोस्टली 40 अबव जिसमें होगी वो उसमें होती है। ये भी हमें पता होना चाहिए। ये तो था बेसिक। अब हम देखते हैं इसकी फार्माकोलॉजी डायबिटीज़ मेलिटस मैनेजमेंट में। देखें, टाइप 1 जो होगी इंसुलिन रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि ऑटो इम्यून्स में टी सेल्स जब हम बीटा सेल्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें उसमें इंसुलिन रिप्लेसमेंट ही करेंगे, मतलब कि उसको इंसुलिन देंगे, ठीक है। इंसुलिन देंगे। इंसुलिन जो आपकी ना ग्लूकागॉन है या ग्लूकोज लेवल है उसको जा के ना स्टेबल करेगी, ठीक है। उसको जाके बेसिकली हमें पता है कि डायबिटीज़ के अंदर ना हमेशा आपका ना ग्लूकोज के या ग्लूकागॉन का ही लेवल इंक्रीज होता है हमेशा, ठीक है। तो हम इसको इंसुलिन इसकी वजह से देते हैं कि भाई जो उसका लेवल है ना ग्लूकोज का या जो ना वो स्टेबल हो जाए, तो उसमें हम इंसुलिन रिप्लेसमेंट करते हैं। जबकि ये मोस्टली टाइप 1 में होगा, ठीक है। टाइप 1 में उसको हम मोस्टली ना इंसुलिन रिप्लेसमेंट करते हैं, बल्कि उसको हम इंसुलिन रिप्लेसमेंट मतलब ये कि हम उसको इंसुलिन ही लगाएंगे, ठीक है। अलबत्ता जो टाइप 2 है आपकी, ये वो टाइप 2, उसको हम ओरल एजेंट देंगे, ठीक है।
इंसुलिन भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, और ओरल एजेंट भी दे सकते हैं उसमें। मेटफॉर्मिन एक ड्रग है, बहुत अहम है ये अक्सर एग्जामिनर पूछता है आपसे ना कि एक पेशेंट आया आपके पास, उसको ये सिम्टम्स थे, तो टाइप 2 उसमें ना वो हो गया, मतलब कि उसकी आइडेंटिफाई हुई कि इसको ना टाइप 2 एक डिज़ीज़ डायबिटीज़ मेलिटस है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग मोस्टली यूज़ करेंगे, वो नीचे आपको बता देगा। तो आपने मेटफॉर्मिन को टिक करना है, ठीक है। मेटफॉर्मिन का एक और MCQ होता है कि अगर आपके पास ओबेस पेशेंट है ना, ओबेस जो मोटापा हो, उसमें भी हम मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं। ये भी आपसे वो पूछेगा, 100% पूछेगा ये, अगर वो डायबिटीज़ में जो ऑप्शन बनाता है। ओबेस पेशेंट आपने मेटफॉर्मिन ही बताना है उसको कि ओबेस पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें ना आपको ना मेटफॉर्मिन ही प्रेफर होती है। क्योंकि ओबेस पेशेंट के अंदर ना ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ना हम उसको मेटफॉर्मिन देते हैं ताकि उसका ग्लूकोज लेवल जो है ना वो एक मेंटेन, पार्टिकुलर तौर पर ना मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या, अगर हम यहाँ पे देखें ना, इसकी रीडिंग करें, ऑल पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलिटस शुड रिसीव एजुकेशन एंड डाइट एक्सरसाइज ब्लड ग्लूकोज। मतलब कि जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं उसको हम पहले प्रेफर करनी चाहिए कि उसके पास ना डाइट की एजुकेशन हो कि भाई वो क्या खुराक खाता है क्या नहीं खाता, एक्सरसाइज हो, अगर वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये बहुत अहम है लाइन। देखें, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग का ये तरीका होता है कि नॉर्मली जो आपका ब्लड ग्लूकोज है वो मैक्सिमम आपका इतना होना चाहिए कि ना 180 तक, बस इससे अबव नहीं जाना चाहिए कि ना 180 तक। बाद दफ़ा ये सिचुएशन होती है कि शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। इंक्रीज़ करने से मतलब कि 300 क्रॉस कर जाता है, ठीक है, 300 क्रॉस कर जाता है। तो अगर वो 300 क्रॉस कर गया तो उससे क्या सिम्टम है, उसके ये सिम्टम होंगे कि आपसे सबसे पहले किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेल होगी, ठीक है। रेटिनोपैथी होगी, रेटिनोपैथी, आइस भी ख़त्म हो सकते हैं अगर सेवर कंडीशन में ना ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर गया और आपने उसको इंसुलिन ही इंजेक्ट ना की तो भाईजान उसकी किडनी फेल होगी, उसको रेटिनोपैथी होगी, और मोस्टली तो ये ऐसा ही होता है। तो अक्सर तो ये सिचुएशन होता है कि अगर मतलब कि पेशेंट आया उसका ग्लूकोज लेवल है तो अक्सर ये कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से इसकी किडनी फेल हो गई है, मानते हैं उसकी ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल हो गई है, लेकिन उसका मोस्टली प्राइमरी रीज़न होगा ना ये डायबिटीज़ है, तो जहर सी बात उसकी इसी वजह से ना फेल हुई है। तो अक्सर जो होते हैं ना वो पढ़ तो लेते हैं बट ये पता नहीं होता कि भाई मोस्टली काज क्या होती है किडनी फेल की। अच्छा जी, उसके बाद है जी गैस्ट्रेनल डायबिटीज़ मेलिटस इंसुलिन रिप्लेसमेंट इफ न्यूट्रिशन थेरेपी एक्सरसाइज अलोन फेल, रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रेफर्ड फॉर डिकेट। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस जो होते हैं ना, ये होता है कि ना गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस आप ये कहोगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है ना, प्रेग्नेंट वूमेन, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। प्रेग्नेंट वूमेन में हम इंसुलिन देते हैं, ठीक है, जो अगर उसका ब्लड लेवल ग्लूकोज लेवल ग्लूकागॉन का लेवल बहुत ज़्यादा है ना तो वो उसको कम करेगी, लो करेगी, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का लेवल लो होगा, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन हमेशा ना मदर से जा रही होती है थ्रू प्लासेंटा, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे को भी चाहिए होगी, ठीक है। तो जैसे उसमें इंसुलिन हम इंजेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो ग्लूकोज का लेवल न्यूट्रिशन का लेवल बच्चे में भी स्टेबल होगा और उसकी मदर में भी स्टेबल होगा। ये थी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। इसके बाद क्या जनाब, उसके बाद वो कह रहा है कि ना इंसुलिन इज़ प्रेफर्ड फॉर डिके। अब डिके का जिक्र आ गया,
अक्सर एग्जामिनर ना कंफ्यूज करता है डिके में और डायबिटीज़ में, अक्सर कंफ्यूज होता है और अक्सर एमसीक्यू गलत ही इंसान कर देता है। डिके का जो होगा ना, वैसे इसका एक अलग टॉपिक है, इस पर भी लेक्चर है बहुत बड़ा। ये एक डिजीज़ ही है डिके में ना हमेशा आपको ना पुशमल साइन होंगे। पुशमल साइन किसको कहते हैं? पुशमल साइन कहते हैं कि फ्रूट स्मेल आएगी, ठीक है। अगर पेशेंट में फ्रूट स्मेल आ रही है और उसका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा ना, तो आपने उसी टाइम में क्लिक करना है कि ये डिके का पेशेंट है भाई साहब, ठीक है, डिके, ठीक है। तो उसी टाइम में आपने ना यहाँ क्लिक करना है। डिके का मतलब ये है कि डायबिटिक केटोएसिडोसिस, तो उसको हम डिके कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रेफर्ड फॉर डिके डायबिटिक केटोएसिडोसिस आईवी। तो हमने जो डिके की इंसुलिन उसको लगानी है, तो वो आईवी पे लगानी है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको पता होना चाहिए। डिके की इंसुलिन हमेशा आईवी हमने पास करनी है, ठीक है। ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि विच इज़ द रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो आपने इंट्रावेनस को ही क्लिक करना है, इंट्रावेनस। स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। अब स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया का क्या है? स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया में ये कि हमें पता है कि स्ट्रेस जब हम लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, कोई भी हो ना, चाहे वो हलाल हराम है, जो भी स्ट्रेस है, तो उसमें ना आप काफ़ी सारे हार्मोन्स ना प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब ये हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज़ करेगा, ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज़ करेगा, जिससे आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में ना आपका हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज़ कर जाता है। मेट लास्ट में ये है कि ना आपने एक ड्रग का तो रट्टा लगाना ही लगाना है, वो है मेटफॉर्मिन, ठीक है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बंदा पूछ रहा है इस ड्रग का, ठीक है, कि पेशेंट आया उसको ये है सीन ये है, तो वो एंड बता देगा विच ड्रग चॉइस, 5-6 ड्रग्स होंगी, तो उसमें से आपने क्लिक कर देना मेटफॉर्मिन को, तो आपका एमसीक्यू करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी फार्माकोलॉजी हमारी। बाकी तो और भी बहुत सारा कुछ इसमें ना जानने वाली चीज़ें हैं, तो वो अपडेट बंदा लेक्चर में बंदा करता है पूरी तरह। तो ये थोड़ी बड़ी चीज़ें थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बड़ी पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें।